तब तक रुपए की जो वैल्यू थी वो 35 रुपये हो चुकी थी। अब अगर पाउंड डॉलर से ज़्यादा पावरफुल है तो ग्लोबल करेंसी में इसी को होना चाहिए था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद यूके का वक्त, ज़िंदगी और जज्बात सब बदल जाता है। अब ये सारी चीज़ें बेचकर यूएस के पास काफ़ी गोल्ड और पैसे आ जाते हैं। आप एक काम करिए, डॉलर में ट्रेड करना स्टार्ट करिए। बस इसी वजह से अमेरिका ने उनको मरवा दिया था। ईयर 1947 ये एक ऐसा टाइम था जब इंडियन रुपीज़ और यूएस डॉलर दोनों की जो वैल्यू थी वो कुछ हद तक बराबर थी। कहने का मतलब ये है कि ईयर 1947 में एक डॉलर की जो कीमत थी वो 3 रुपये के बराबर थी। लेकिन आज काफ़ी बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। आज एक डॉलर करीब 83 रुपीज़ के बराबर है। आज 76 ईयर्स हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, और इन 76 ईयर्स में डे बाई डे रुपीज़ की वैल्यू गिरती गई है डॉलर के आगे। आखिर क्या वजह है इसके पीछे कि रुपए की वैल्यू इतनी गिर चुकी है? और सबसे मेन चीज़, क्या आने वाले टाइम में इंडियन रुपीज़ डॉलर को रिप्लेस कर सकता है? अब हमें इन सब चीज़ों को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर करेंसी की वैल्यू होती क्या है, किसी कंट्री की करेंसी की कितनी वैल्यू होती है, कैसे पता चलेगा। इसके अलावा कुवैती दिनार जिसकी वैल्यू डॉलर से भी ज़्यादा है, फिर भी डॉलर इतना पावरफुल क्यों है? देखिए, किसी करेंसी की वैल्यू किसी चीज़ की तरह डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है। अगर उस करेंसी की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है, और जब उसकी डिमांड कम हो जाती है तो उसकी वैल्यू गिरने लगती है। देखिए, ये डिमांड एंड सप्लाई कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आखिर इंटरनेशनल मार्केट में कोई कंट्री आपकी करेंसी पे क्यों भरोसा करेगा? तो एक करेंसी की वैल्यू बढ़ने में कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे उस कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होना चाहिए जिससे फॉरेनर्स अट्रैक्ट होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। जाहिर सी बात है, हर इन्वेस्टर चाहता है कि उसको हाई रिटर्न मिले। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो फॉरेनर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि करेंसी की वैल्यू बढ़ सकती है। मान लीजिए कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 2% है और इंडिया में इंटरेस्ट रेट 4% है, तो इंडिया में इन्वेस्टर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे रुपीज़ की वैल्यू बढ़ने लगेगी। इसके अलावा इन्फ्लेशन कम से कम होना चाहिए, जिससे उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है अदर करेंसीज़ के कंपैरिजन में। इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस होनी चाहिए, जिससे लोगों का उस करेंसी पे भरोसा बढ़ता है। अब इंडिया के केस में जो रुपीज़ की वैल्यू डाउन हुई है उसके पीछे कई सारे रीजन्स हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद इंडिया बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था। इकोनॉमिक क्राइसिस आए, कई सारे वॉर हुए, जैसे 1966 का इकोनॉमिक क्राइसिस, और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का वार हो जाता है, फिर इंडिया चाइना का वार हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पर। देखिए, जिन कंट्रीज़ की करेंसी स्ट्रॉन्ग है उनमें से ज़्यादातर कंट्रीज़ ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इम्पोर्ट कम करते हैं, और ट्रेड तो डॉलर्स में होते हैं, जिससे उनके पास बाहर से डॉलर्स आते हैं, जिसकी वजह से उनकी करेंसी मजबूत रहती है। लेकिन हम इंपोर्ट ज़्यादा करते थे और एक्सपोर्ट कम करते थे, जिससे हमारे पास ज़्यादा डॉलर्स आते नहीं थे, जिससे हमारी करेंसी भी वीक ही जा रही थी। अब इन सब चीज़ों से निकलने के बाद 1991 में फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो जाती है इंडिया में, जब इंडिया डिफ़ॉल्ट होने के सिचुएशन में पहुंच गया था, और तब रुपए की वैल्यू 25 रुपये पर डॉलर हो गई थी। और जब तक भारत इससे बाहर निकला तब तक रुपए की जो वैल्यू थी वो 35 रुपये हो चुकी थी। 2016 तक ये 67 रुपीज़ हो चुकी थी। फिर नोटबंदी में ये गिर के 71 रुपीज़ पर आ चुकी थी। अब यहाँ से अगर सब कुछ ठीक रहा, जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आगे चलकर रुपीज़ की वैल्यू बढ़ने लगेगी। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि क्या इंडियन रुपीज़ डॉलर को रिप्लेस कर सकती है? तो इसके लिए आप डॉलर को समझना होगा कि डॉलर की वैल्यू क्या है। और पूरी दुनिया इसीलिए डॉलर के पीछे पड़ी रहती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई कंट्री किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है तो उसको पेमेंट डॉलर में ही करना होगा, ना कि अपनी करेंसी में। किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम हो गया, अब इसके प्राइस को भी फिक्स करने के लिए डॉलर का यूज़ किया जाता है कि पर बैरल पेट्रोल की जो प्राइस होगी वो इतने डॉलर होगी। इसके अलावा हम जो अपने देश में फॉरेन रिजर्व रखते हैं वो भी अपनी करेंसी में नहीं बल्कि डॉलर में ही रखा जाता है। देखिए, डॉलर की हिस्ट्री और इसका राइज अप कैसे हुआ, इस टॉपिक पर मैं कभी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक ये नहीं है, और अगर मैं इसको कवर करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, यूएस डॉलर स्टार्टिंग से ही इतना पावरफुल नहीं था। इसके पहले एक और करेंसी थी, वो था यूके का पाउंड स्टर्लिंग, जो कि आज भी डॉलर से ज़्यादा पावरफुल है। आज भी एक पाउंड की जो कीमत है वो 1.27 यूएस डॉलर के बराबर है। अब अगर पाउंड डॉलर से ज़्यादा पावरफुल है तो ग्लोबल करेंसी में इसी को होना चाहिए था। तो बस आप आगे देखते जाइए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले जिस भी कंट्री के पास जितना सोना होता था वो उतने ही करेंसी प्रिंट कर सकती थी। तो लगभग हर कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा सोना रिजर्व करके रखना चाहती थी,
थी जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा नोट प्रिंट कर सके। लेकिन तब यूके के पास सबसे ज़्यादा सोना था। ऐसा इसलिए कि करेंसी से पहले ट्रेड सोने और चांदी में हुआ करता था, क्योंकि तब करेंसी का कोई सिस्टम नहीं था और तब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूके ही किया करता था और इसीलिए सबसे ज़्यादा सोना यूके के पास था। और जब करेंसी सिस्टम आया तो यूके ने सबसे ज़्यादा नोट प्रिंट किए, जिसको उसने पाउंड स्टर्लिंग नाम दिया और लगभग 65% ट्रेड पाउंड में होता था और ये करेंसी काफ़ी पावरफुल बन चुकी थी। कई कंट्रीज तो सोने की जगह पाउंड को रिजर्व करके रखते थे, क्योंकि इसको रिजर्व करके रखने में आसानी होती थी गोल्ड के कंपैरिजन में। इतना भरोसा था लोगों का पाउंड स्टर्लिंग पे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद यूके का वक्त, ज़िंदगी और जज्बात सब बदल जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान यूके को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है और इनकी जो टोटल जीडीपी थी उसका 25% इनके ऊपर कर्ज आ चुका था। अब इनको एक्सपोर्ट की जगह बाकी कंट्रीज से इम्पोर्ट की ज़रूरत होने लगी और इनको काफ़ी नुकसान हुआ। अब आगे इस वार में यूएस की भी एंट्री होती है। यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था वार में, लेकिन इसने लगभग उन सभी देशों को हथियार बेचे जो इस वार में इन्वॉल्व थे और सिर्फ हथियार ही नहीं और भी कई चीज़ें देने लगा, जैसे खाने पीने की चीज़ें, मेडिसिन्स वगैरह। अब ये सारी चीज़ें बेचकर यूएस के पास काफ़ी गोल्ड और पैसे आ जाते हैं। लेकिन यूएस यहाँ भी नहीं रुकता और जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई तो इसमें यूएस और भी ज़्यादा हथियार बेचने लगा और इसकी वजह से दुनिया का 70% गोल्ड अकेले यूएस के पास आ जाता है। अब इस टाइम पे पाउंड की जगह यूएस डॉलर आ जाता है और यहीं से यूएस की मनमानी भी शुरू हो जाती है। अब सेकंड वर्ल्ड वार भी खत्म हो जाता है, लेकिन यूएस के अलावा सारी कंट्रीज की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। हर कंट्री के पास गोल्ड की शॉर्टेज थी और पूरी दुनिया में सिर्फ यूएस स्टेबल कंडीशन में था। अब सारी यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इवन जापान को भी फूड और ऑयल इन सब की सख्त ज़रूरत होने लगी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ना तो इनके पास पैसा था और ना ही इनके पास गोल्ड था। अब अमेरिका को ये डर था कि कहीं ये लोग बार्टर सिस्टम ना स्टार्ट कर दें कि सामान के बदले सामान लेने देने लग जाएं, जिससे पूरी फाइनेंशियल सिस्टम बिगड़ ना जाए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अमेरिका एक मीटिंग करता है बाकी देशों के साथ और कहता है कि आप लोगों के पास ना तो गोल्ड है और ना ही पैसे हैं, आप एक काम करिए, डॉलर में ट्रेड करना स्टार्ट करिए और हम गारंटी देते हैं कि 28.3 ग्राम गोल्ड के बदले हम आपको 35 यूएस डॉलर देंगे। मतलब आप कभी भी $35 देकर 28.3 ग्राम गोल्ड ले सकते हो। यूएस पूरी तरह से अपने प्लान के हिसाब से चल रहा था और ये वर्ल्ड बैंक और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बनाने की बात करता है, जिससे जो कंट्रीज वार में बर्बाद हो चुके हैं उनको यहाँ से लोन मिलेगा तो वो अपने आप को फिर से मजबूत बना सकेंगे। अब सारे कंट्रीज इस बात पे एग्री करते हैं और यूएस बाकी कंट्रीज से मिलके वर्ल्ड बैंक और IMF बनाता है। लेकिन लोन लेने की बात पे यूएस अपनी एक कंडीशन रखता है कि IMF या फिर वर्ल्ड बैंक से जो भी कंट्री लोन लेगी वो डॉलर में ही लेगी और डॉलर में ही उसको वापस भी करना पड़ेगा। अब बाकी कंट्रीज के पास तो और कोई ऑप्शन था नहीं, तो ये बात भी वो लोग मान जाते हैं। अब अमेरिका 13 बिलियन यूएस डॉलर यूरोपियन कंट्रीज को लोन देता है और बोलता है कि आप सामान हमसे ही खरीदो। अब यहाँ से डॉलर पूरी तरह से डोमिनेंस बना चुका था अपनी पूरी दुनिया पर और ग्लोबल करेंसी बन के बाहर आया, जिसको आज तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया। अब अगर इंडियन रुपीज़ को डॉलर को टक्कर देना है तो कई सारे फैक्टर हैं इंडिया के लिए। ऐसा नहीं है कि आज डॉलर में ट्रेड हो रहा है तो 4-5 साल बाद अगर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनता है तो सब कुछ हमारे कदमों में होगा। ये बस एक मिथ है। असल में ये बात अमेरिका ही जानता है कि उसने कितने पापड़ बेले हैं, कैसे उसने प्लानिंग की थी डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए। इसीलिए पहले ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि डॉलर को रिप्लेस करना इतना ज़्यादा आसान है। अगर आप डॉलर के खिलाफ जाते भी हो तो समझ लो आप अमेरिका के खिलाफ खड़े हो रहे हो। और इसी के लिए अमेरिका ने इराक के फॉर्मर प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को एग्जीक्यूट करवा दिया था, फांसी दिलवा दी थी उनको, ये बोल के कि सद्दाम हुसैन ह्यूमैनिटी और पूरी दुनिया के लिए खतरा था। जबकि इसकी असली वजह ये था कि इराक में बहुत सारा तेल था तब और सद्दाम हुसैन डॉलर के बजाय किसी और करेंसी में ट्रेड करना चाहते थे। बस इसी वजह से अमेरिका ने उनको मरवा दिया था। अब इन चीज़ों से आपको ये तो पता लग गया होगा कि अमेरिका और उसके डॉलर का कितना डोमिनेंस है पूरी दुनिया पर। लेकिन आज भारत इतना भी कमज़ोर नहीं है कि अमेरिका डायरेक्ट हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हम तो पहले भी कोशिश कर चुके हैं रसिया के साथ रुपए में ट्रेड करने के लिए। अब सिर्फ रसिया के साथ रुपए में ट्रेड इसलिए भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि अमेरिका और रसिया दोनों आपस में दुश्मन हैं और यूक्रेन और रसिया के साथ युद्ध की वजह से अमेरिका ने कई सारे सैंक्शंस लगा दिए थे रसिया पर। इसीलिए रसिया इंडिया के साथ रुपए में ट्रेड करने के लिए एग्री हुआ था। अब इंडिया को अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए और डॉलर के खिलाफ कंपटीशन करने के लिए कई चीज़ें करनी होंगी, जैसे हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन को मैनेज करके रखना और जियो पॉलिटिक्स में सुधार करना, जैसे बॉर्डर इश्यूज हो गए, क्योंकि ये चीज़ें रुपए में भरोसे को प्रभावित कर सकती हैं। और रुपीज़ के कंपटीशन में सिर्फ डॉलर ही नहीं है बल्कि यूरो और युआन भी हैं। तो इन सब के लिए भारत को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे लोगों को रुपए पर भरोसा बढ़े। और एक चीज़ इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, वो है UPI पेमेंट। इस टेक्नोलॉजी को अगर अदर कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं तो ये बड़ा प्लस पॉइंट होगा भारत के लिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है अपनी करेंसी और अपने आप को भरोसेमंद बनाने के लिए।
बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको रुपए और डॉलर के बीच का जो गैप है वो समझ में आया होगा। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है डॉलर और रुपए को लेकर, वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।